नमस्कार, सियासी अखाड़ा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। 2024 अब दूर नहीं है। राजनीतिक दल 2024 में अपना इकबाल बुलंद करने के लिए चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। कोई विकास की दुहाई दे रहा है, कोई अपने अपने वादे लेकर जनता के दरबार में हाजिरी लगा रहा है। कहने का मतलब यह है कि विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से राजनीति चरम पर है। रोहतक में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने चुनाव के माहौल को धार देते हुए ढेर सारे ऐलान कर दिए, जिसे चुनावी भाषा में रेवड़ी भी कहा जाता है। हुड्डा ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव के बाद हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनी तो 2 लाख युवाओं को नौकरी देंगे, आम लोगों को रसोई गैस सिलेंडर 500 रुपए में देंगे, पेंशन को 6,000 रुपए कर दिया जाएगा, एमएसपी पर ज्यादा पैसे दिए जाएंगे। ऐसी बहुत सारी बातें उन्होंने की हैं। अब देखना यह है कि जो इस तरह के नए वादे हो रहे हैं, इनका हरियाणा की राजनीति में क्या कुछ असर पड़ता है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने क्या कुछ कहा था, पहले वो आपको सुनवाते हैं। सरकार आएगी तो पहले की तरह गरीब बच्चों को, दलितों को, वंचित को, बैकवर्ड को बच्चों को पहली जमात से वजीफा देंगे, मार्केट को बढ़ाने का काम करेंगे। और 3,82,700 बच्चे फ्रॉड दिए थे हमने, इन्हें एक भी नहीं दिया, तो वो काम फिर शुरू करेंगे हम, ताकि आदमी का सिर कम से कम फिर झुकाने के हो। और पेंशन जो है बुजुर्ग की 6,000 महीने बूढ़े के और 6,000 बुढ़िया के भाई, जो 11,000 सफाई कर्मचारी एक कलम से लगाए थे, आज तक पक्के नहीं किए इन्होंने। हम फिर लगाएंगे और पक्के भी करेंगे उनको, और 300 यूनिट देंगे। और ये हमारी बहनें बैठी है, आजकल कोई चूल्हे पर तो रोटी पोता नहीं भाई, सिलेंडर ले हो ना, गैस का सिलेंडर कितने का हो गया? 1150 का। अगर हमारी सरकार आई कांग्रेस की तो 500 से ज्यादा सिलेंडर कर देंगे। गरीब आदमी को पीने के पानी के लिए 10 लाख 200 लीटर की टंकियां लगाई, टूटी लगाई, इन्होंने एक नहीं लगाई। किसान को आप देख रहे हो, किसान को एमएसपी भी नहीं मिलती, उचित भाव नहीं मिलता, लागत तो बढ़ा दी, आमदनी घटा दी। तो हमारा वायदा है कि हमारी सरकार आएगी, पहले भी उचित भाव दिलवाया हमने। हम किसान को उसकी लागत जमा 50% मुनाफा देंगे, ताकि किसान खुशहाल हो सके। किसान खुशहाल होगा तभी मांगे मिलती है। और जैसा अध्यक्ष जी ने कहा, ओल्ड एज पेंशन हम लागू करेंगे। सुन रहे थे क्या कुछ भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है। 4 खास मेहमान हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़ गए हैं। प्रवीण अत्रे हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, वेद प्रकाश विद्रोही कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, ओंकार सिंह इंडियन नेशनल लोकदल से, और नरेश शर्मा है आम आदमी पार्टी से। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रवीण अत्रे जी, मैं शुरुआत आपसे करना चाहूंगा, क्योंकि आप लोग फ्रीबीज या रेवड़ी कल्चर के खिलाफ रहते हैं, लेकिन प्रश्न ये है कि अगर पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा में इतनी बड़े बड़े ऐलान कर रहे हैं तो काउंटर में कुछ तो आपको भी देना ही पड़ेगा भाई। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की स्थिति तो मैं पहले भी कह चुका हूं, वरुण के मरता क्या नहीं करता, ये वाली स्थिति है। आज कांग्रेस सत्ता प्राप्ति के लिए हर वो झूठ बोलने को तैयार है जिसको ना तो कांग्रेस ने कभी पहले पूरा किया, ना आज पूरा करने की स्थिति में है। हरियाणा की जनता इस बात से बहुत अच्छी तरह से परिचित है वरुण, क्योंकि 10 साल हुड्डा साहब प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। अगर आज वो सत्ता लोलुपता के अंदर ये कहते हैं कि मैं 300 यूनिट बिजली फ्री दूंगा, पहले तो हरियाणा की जनता हुड्डा साहब से सवाल पूछेगी कि जब आप 10 साल सत्ता में थे तब आपको हमारी याद क्यों नहीं आई। लेकिन इसके लिए बहुत जरूरी है कि हरियाणा की जनता को यह पता हो कि कांग्रेस जो ये झूठ बोलती है उसका नतीजा कर्नाटक में क्या हुआ। देखिए, कांग्रेस ने कर्नाटक में लगभग यही वायदा किया था, 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, सरकार आ गई। लेकिन हाँ, तो सुन लीजिए ना, सरकार आने के बाद कांग्रेस ने क्या किया, वही तो महत्वपूर्ण है। इन्होंने क्या किया, जब जनता ने मांग करनी शुरू की 300 यूनिट बिजली फ्री की, तो कांग्रेस सरकार कर्नाटक ने एक नोटिफिकेशन जारी किया वरुण, और उसके अंदर 10 शर्तें रखी। उन शर्तों में क्या है कि जिस घर के अंदर बिजली का कोई भी उपकरण होगा, चाहे बिजली का पंखा हो, रेफ्रिजरेटर हो, और साथ साथ अगर मोबाइल चार्जर भी होगा, वरुण सुनने वाली बात है, अगर मोबाइल चार्जर भी होगा उसको 300 यूनिट बिजली फ्री नहीं मिलेगी। यह है कांग्रेस के वायदों की सच्चाई। आप चाहे कर्नाटक सरकार का नोटिफिकेशन मंगवा सकते हैं, नंबर 10 पे लिखा हुआ है कि मोबाइल चार्जर भी अगर किसी घर में हुआ तो वहां पे भी बिजली फ्री नहीं मिलेगी। तो जो कांग्रेस जनता के साथ इतने बड़े झूठ बोल के ये प्रयास कर रही है कि किसी तरह से उसका दाव लग जाए। देखिए, आज हुड्डा साहब ये कह रहे हैं कि साहब अगर हम सत्ता में आ गए तो हम एमएसपी ज्यादा देंगे।
तो क्या हरियाणा का किसान भूल गया कि जब आप सत्ता में थे, एमएस स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट आ गई थी 2006 में, 2014 तक आप सत्ता में रहे हैं, केंद्र में आपकी सरकार रही है, तब आपको क्यों नहीं चिंता हुई? तब आपने ये वायदा क्यों नहीं निभाया? आज हुड्डा साहब ये भी कह देते हैं कि साहब देखिए हम 6,000 रुपए पेंशन कर देंगे, तो क्या हरियाणा के जनता ये सवाल नहीं पूछेगी कि जब आप 10 साल सत्ता में रहे थे तो आपने पेंशन में मात्र 500 रुपए की बढ़ोतरी की थी, वर्तमान सरकार 1750 की कर चुकी है। तो हरियाणा की जनता राजनीतिक रूप से बहुत जागरूक है, बहुत बेहतर जानती है कि आज जिस तरह के झूठ जनता के सामने परोसे जा रहे हैं, उन झूठ पे विश्वास हरियाणा की जनता नहीं करेगी। पहले भी हम इस विषय पे चर्चा कर चुके हैं वरुण। हुड्डा साहब ने एक और वायदा किया 2 लाख नौकरियों का, तो क्या हरियाणा का युवा ये नहीं पूछेगा कि हुड्डा साहब जब आप सत्ता में थे, एचसीएस लगने थे हरियाणा के अंदर और आपने अपने परिवार, साथी, सज्जन, मित्र, पड़ोसी सबके बच्चे नौकरी लगा दिए, लेकिन आम आदमी का बच्चा लग नहीं पाया? तो क्या यह सवाल नहीं पूछा जाएगा कि जब आप 10 साल सत्ता में थे, 10 साल में आपने कितनी नौकरियां दी थी? आज आप युवाओं को जो 2 लाख नौकरियों का वायदा कर रहे हैं, 10 साल सत्ता में रहते हुए आपको क्यों नहीं याद आ गई इन बातों की? तो यहां पे सबसे बड़ी बात यह है कि सत्ता लोलुपता में आप जितना बड़ा झूठ बोलेंगे, जनता उसका जवाब उतनी ही तेजी से देगी और जनता ये बताएगी कि आपको हम आजमा चुके हैं, हम आपको देख चुके हैं, हमने आपकी जातिवादी राजनीति देखी है, क्षेत्रवादी राजनीति देखी है, भाई भतीजावाद की राजनीति देखी, हमने सब कुछ देखा हुआ है आपका हुड्डा साहब। हमने देखा है किस तरह से आप वायदा कर रहे थे सफाई कर्मचारियों का। हुड्डा साहब से ये पूछे कि जब आप सत्ता में थे तो सफाई कर्मचारियों को कितना पैसा देते थे? मात्र 7500 रुपए। आज कितना मिलता है? 15,000 रुपए। तो क्या सफाई कर्मचारी ये नहीं पूछेंगे कि हुड्डा साहब जब आप सत्ता में थे हम धरने प्रदर्शन करते रहे कि हमारा मानदेय बढ़ा दीजिए, तब आपको हमारी याद नहीं आई? तो इन सब बातों को जनता बहुत बेहतर जानती है। हुड्डा साहब जितना बड़ा झूठ बोले, लेकिन जनता उनकी बातों में आने वाली नहीं है। ठीक है, सत्ता में आने के लिए कुछ भी वादे किए जा रहे हैं, ऐसा कहना है प्रवीण अत्रेय का। विद्रोही जी, वरुण जी, आपको, नरेश शर्मा जी को, भाई ओंकार सिंह जी को और भाई प्रवीण अत्रेय को और सियासी अखाड़ा जनता टीवी को, दर्शकों को मेरा नमस्कार। भाजपा के हाथ से कुर्सी जा रही है, बौखलाए हुए, घबराए हुए, डरे हुए, झूठे आरोप पर आरोप जड़ रहे हैं। वो हमें झूठा बता रहे हैं जो खुद झूठ बोलकर सत्ता में आए, जिनके प्रधानमंत्री ने दावा किया था कि हर खाते में 15 लाख रुपए पहुंचा दूंगा। अगर वो कहे तो मैं भी वीडियो सुना देता हूं। सुना दीजिए, सुनाइए पूरी। हाँ, सुना देता हूं। सुनाइए। इन्होंने कहा हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, किसान आय दुगनी कर देंगे, और पता नहीं क्या क्या सिलेंडर पर वादे किए, भ्रष्टाचार पर वादे किए, सत्ता हथियाली। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। अब ये कह रहे हैं कि हम झूठ बोल रहे हैं। कर्नाटक की झूठ बोल दी इन्होंने। हमने परसों ही कैबिनेट बैठक कर जून से लेकर अगस्त तक 5 गारंटी पूरी कर दी। ये यहां कह रहे हैं कि भाई, हमने कहा कि भाई किसी का जो अमीर हो, गरीब हो, सबको बिजली मुफ्त मिलेगी। इन्होंने चार्जर वार्जर अपनी तरफ से जो है नहीं वो खुद कर दिया। अब वो खुद कर दिया। अब ये कह रहे हैं कि हमने अपने वादे झूठ बोल रहे हैं। अब इनको मैं बताऊं, जब हम सत्ता में आए थे तो बुढ़ापा पेंशन 200 रुपए थी, और जब हम छोड़कर गए तो हमने बुढ़ापा पेंशन 1200 रुपए की, 6 गुना बढ़ाई हमने। इन्होंने 1200 रुपए से लेकर 2700 की, कितनी बढ़ाई इन्होंने? 2 गुना या 2.25 गुना। अब वरुण जी, मैं दर्शकों पर छोड़ता हूं, 6 गुना ज्यादा या 2 या 2.25 गुना ज्यादा। इनको शायद मालूम नहीं कि हमने जो अब वादे किए हैं 3,82,000 प्लाट 100 गज के दिए। हमने 10 लाख लोगों को पानी की टंकियां और टूटी के लगाकर कनेक्शन दिए। हमने उस समय भी जो कुंडी कनेक्शन थे 50 यूनिट तक बिजली हमने गरीबों को मुफ्त दी। हमने
हमने खेतीहर मजदूरों के कर्जे माफ किए। ये मैं केंद्र से अलग बात बता रहा हूं। हमने 1500 करोड़ रुपए बिजली के बकाया बिल माफ किए। हमने जो वादे किए थे उससे कहीं ज्यादा हमने पिछली बार भी किए। अब हम सत्ता में आएंगे तो हम पूरे देश में 4 राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, वहां ओपीएस लागू कर रहे हैं। हम 500 रुपए में महिलाओं को सिलेंडर दे रहे हैं। हम हर राज्य में अपनी अपनी परिस्थितियों के अनुसार बिजली मुफ्त दे रहे हैं। हम हर राज्य में महिलाओं को सहायता दे रहे हैं और बेरोजगारों को दे रहे हैं, हरियाणा में भी देंगे। हम बुढ़ापा पेंशन 6,000 रुपए करेंगे। ये भाजपा तय करने वाली कौन होती कि हम झूठ बोल रहे हैं या असत्य बोल रहे हैं? ये तय तो प्रदेश की जनता करेगी। 2 लाख नौकरियों की बात हम इसलिए कह रहे हैं कि 1,82,000 नौकरियां सरकारी खाली पड़ी है, सैंक्शन पोस्ट, और जब ये सत्ता में जाएंगे 2 लाख तक हो जाएगी। तो हम जितनी सरकारी नौकरियां उपलब्ध है उन सबको भरेंगे। प्रवीण जी दीजिए, 2 मिनट दीजिए, फिर आता हूं। चलिए ठीक है विद्रोही जी। नहीं, हमारी आपने इतनी बात इनके हम पर आरोप सुन लिए सर। हमारे सर तसल्ली से सुना मैंने आपको, कैसी बात कर रहे हैं? चलो ठीक तसल्ली से सुना सर, ऐसे ना करें। आप समय काउंट भी कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओमकार सिंह जी भाई, ये वादे बहुत बड़े बड़े हो रहे हैं। देखिए हुड्डा साहब ने कह दिया है कि 2 लाख नौकरियां भी देंगे, 100 गज के प्लाट भी देंगे, पेंशन 6,000 रुपए कर देंगे, और बहुत सारे वादे हैं, लंबी लिस्ट है। आपको लग रहा है कि उन्होंने बड़े वादे कर दिए तो फिर इंडियन नेशनल लोकदल के जो वादे हैं उनके सामने टिकेंगे, आपको और बड़े वादे करने होंगे? भारत में समाजवाद और पूंजीवाद का एक अनूठा मिश्रण है। हमारे संविधान में लिखा हुआ कोई भी पार्टी लोकतंत्र में चुनाव में जाने से पहले अपनी योजना आने वाले समय में क्या लागू करेंगे उसके बारे में अपनी नीति बना सकती है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कांग्रेस भी बनाती है, बीजेपी भी बनाती है, और बीजेपी ने जितना झूठ बोल के इन्होंने सत्ता किया है उसको दुनिया जानती है। जहां तक कांग्रेस की बात है, देखो हुड्डा साहब ने 10 साल का शासन किया, जनता ने देख लिया क्या किया। परिवारवाद और रोहतकवादी रहा था उसमें। दूसरा ओपीएस पेंशन, बड़ा दिलचस्प शब्द दिया आपने, रोहतकवाद जी वाजपेयी की सरकार की, उन्होंने 2003 में कानून बना दिया कि ओपीएस पेंशन को बंद करेंगे। लेकिन हरियाणा में चौटाला साहब की सरकार थी, उन्होंने देखा कि इस योजना से हमारे कर्मचारी भाइयों को नुकसान होगा, उन्होंने लागू नहीं की। ओपीएस ओपीएस बंद करना उन्होंने लागू नहीं किया। लेकिन 2005 में कांग्रेस की सरकार ने ओपीएस बंद कर दी, लागू कर दी उन्होंने नई योजना, उस पर लागू कर दी, और अब कह रहे हैं दोबारा बहाली करेंगे। चलो ये अपनी अपनी पार्टी का एजेंडा है। वो कहते 6,000 पेंशन देंगे, हम अपनी पेंशन की योजना बताएंगे। लेकिन इस सारे एपिसोड को आप अगर ध्यान से देखें, ये चर्चा शुरू कहां से हुई? ये चर्चा शुरू हुई जब 24 फरवरी 2023 को चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने सिंगार गांव से अपनी यात्रा शुरू करी। तब तक सारे एक ही रूम में बैठे थे। वरुण जी बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, उससे पहले सारे एक ही रूम में बैठे थे, ड्राइंग रूम की राजनीति कर रहे थे। मुख्यमंत्री महोदय घरों में बैठे हुए थे। और अब क्या हुआ? मुख्यमंत्री को खेत में जाके कणक के दाने गिन रहे हैं। क्यों? उसका कारण है क्योंकि चौधरी अभय सिंह चौटाला जब यात्रा पे निकले, जिस तरह से जन समर्थन जनता उनके साथ लगी, इनके होश उड़ गए। इन्होंने देखा अब तो कुछ करना पड़ेगा। करेगा क्या? इन्होंने जनसंवाद शुरू किया, अपनी बातें बतानी शुरू करी, और हमारा भी और अच्छा, क्योंकि जहां मुख्यमंत्री जा रहे हैं जनता देख लीजिए क्या जवाब दे रही है। नारनौंद में तो जनता ने मुख्यमंत्री को बंद कर दिया, नजरबंद करवा दिया। ये तो इनके हालात है मुख्यमंत्री के। हेलीकॉप्टर इनका उतरने दिया, डिप्टी मुख्यमंत्री का नहीं उतरने दिया। अब मैं आता हूँ अपनी बात में। देखिए सबसे बड़ी बात आप कहते हैं रेवड़ी, मैं नहीं मानता रेवड़ी है। लोकतंत्र में समाजवाद और पूंजीवाद का जब मिश्रण होता है तो गरीब व्यक्ति की हेल्प करना लोकतंत्र में सत्ता का, सरकार का कर्तव्य होता है। हमने बोला 7500 का पेंशन करेंगे, हर माह हर गिरानी को 1100 रुपए नगद और 1 गैस सिलेंडर देंगे, और एक परिवार में 1 नौकरी देंगे। अगर नौकरी ना दे पाए एक परिवार के पढ़े लिखे युवा को 21,000 से बेरोजगारी बता देंगे। इसके पीछे मैं मुख्य कारण बताता हूँ। हम उद्योग विभाग की तरफ जाएंगे, हम फैशन की तरफ नहीं जाएंगे जैसे बीजेपी सरकार कर रही है। ये चौक चुनावों पे पैसे वेस्ट कर रहे हैं। हम उद्योग लगाएंगे, IIT लगाएंगे, जनता को रोजगार मिले। और सबसे बड़ी बात
चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने बोला जो मीटर वहां लगे ना सड़कों के ऊपर, वो मीटर धूप में भी चलते हैं। सरकार आने पर सारे मीटर उतार के जोर में फेंकेंगे और जनता को बिजली के पीछे राहत दिलाएंगे। ठीक है और ओंकार एक जी। चीज कहते अपनी बात में एक चीज कहते बात समाप्त करता हूँ। देखिए, बीजेपी कुछ कह ले, कांग्रेस कुछ कह ले, जनता को विश्वास है। चौधरी देवीलाल ने जब पहली बार 100 रुपए पेंशन शुरू कर दी ना, जब पहली बार उन्होंने कहा था किसान का कर्जा माफ करेंगे, तो बंसीलाल मुख्यमंत्री होते थे, वो कहते थे उनका झूठ बोलता है। लेकिन सरकार ऐसे नहीं, उन्होंने सबसे पहले 100 रुपए पेंशन लगाई थी। उस समय के 100 रुपए आज 10,000 रुपए से ज्यादा। तो जनता को विश्वास है। 10 साल उन्होंने कांग्रेस के देख लिए, 10 साल बीजेपी के देख लिए। जनता डाइवर्शन चाहती है, जनता बदलाव चाहती है, ठीक है जनता सर। परिवर्तन चाहती है। आप देखना इस बार जनता ठीक है ओंकार जी, लाएगी विस्तार से आपने और बात इमानों रखी, की मैंने भी तैयार थोड़ा करते समय हैं। दिया। नरेश भाई, मैं जल्दी से आपसे जी, जानना धन्यवाद। चाह रहा हूँ कि आपका फॉर्मूला कॉपी हो रहा है क्या, ये फ्री बिजली वाला या फिर और दूसरी चीजों वाला, और ये कॉपी करके कर्नाटक से लेकर के हिमाचल तक में जीत मिल रही है और राज्यों में भी मेरे ख्याल से, हाँ राजस्थान में तो शुरू भी हो गई है 100 यूनिट। पहली बात तो आपने देखा कि सारी पार्टियां जो आम आदमी पार्टी फॉर्मूला लेके आई थी, उसको पहले ये लोग खिलाफत करते थे कि फ्री की बिजली। आज यही लोग अडॉप्शन कर रहे हैं उसको। आप ये देख रहे हो कि बीजेपी भी अडॉप्ट कर रही है उसको, कांग्रेस भी अडॉप्ट कर रही है। कांग्रेस ने तो फॉर्मूला बना लिया कि जो हम लोग करते हैं उसी को कॉपी कैट हो गया इनका। कहते हैं ना, कंप्यूटर में से कॉपी करो और इधर से पेस्ट कर दो, तो वही चीज इनके पास चल रही है। आपने, लेकिन ये अपने वादों पे कभी भी खड़े नहीं उतर रहे कांग्रेस के लिए। आपने देखा अभी कर्नाटक के अंदर 2 दिन पहले इन्होंने स्टेटमेंट दी कि हम जो है 200 यूनिट, अगर 200 यूनिट से नीचे रहेगा कोई भी तो उसको हम फ्री देंगे, और उसके बाद अगर 200 यूनिट से 1 यूनिट भी ऊपर जाएगा तो उसके बाद हम उससे पूरा चार्जेस लेंगे। और आज ही इनका न्यूज आई है कि 50 पैसे सरचार्ज और लगा दिया फॉर्मूला तो गया। दिल्ली में भी लागू है। तो आने के बाद भी यही फॉर्मूला है दिल्ली में भी। पहले कंप्लीट कर लो। यही फॉर्मूला दिल्ली में भी है। नहीं, आप सुनिए, वरुण जी, यही इसके फॉर्मूला बाद दिल्ली में भी है। 200 यूनिट नरेश जी बोलिए बोलिए बोलिए। 200 यूनिट हमारे यहाँ पे दिल्ली के अंदर और पंजाब के अंदर हम सबको फ्री दे रहे हैं। उसके ऊपर से जो भी है अगर फ्री 200-300 यूनिट का, लेकिन अगर उसके ऊपर का यूनिट जब हम उसके ऊपर चार्जेस ले रहे हैं। लेकिन यहाँ तो क्या है, कांग्रेस अपने वादों से मुकर रही है, फिर ओपीएस के लिए वादों से मुकर जाएंगे आगे। फिर आप ये देखिए प्लॉट के लिए, हुड्डा साहब ने जो पहले प्लॉट बांटे थे उसके अंदर कितनी धांधलीबाजी हुई थी, जो अपने ही कार्यकर्ताओं को प्लॉट बांट दिए थे हुड्डा साहब ने। और जो आज ये प्लॉट की कह रहे हैं, वो प्लॉट शायद आगे चल के ना उस पर मुकर जाएंगे, क्योंकि हरियाणा के पास इतनी जमीन के लिए जितने भी, फिर उसके अंदर भी ऑब्जेक्शन आ जाएगा कि वो देंगे किसको प्लॉट। फिर ये फॉर्मूला लेके आएंगे कि वो हम गरीब वर्ग को या बिल्कुल नीचे तबके को प्लॉट देंगे, लेकिन वो वादे तो सबके सामने किए जा रहे हैं। फिर तीसरा फॉर्मूला आ जाए पानी वाला भी, फिर ये कहेंगे कि हम पानी के लिए भी फिर अपने पास जो वादे हैं उनसे मुकर जाएंगे। अभी आपने देखा कि बीजेपी सरकार भी इसी फॉर्मूले को फॉलो कर रही है हमारे वाले को। और उसके बाद में आपने देखा कि दिल्ली के अंदर हमने योगा क्लासेस चलाई, तो योगा क्लासेस को अभी बीजेपी हरियाणा के अंदर भी लागू कर रही है कि हम हरियाणा के बच्चों को योगा क्लासेस देंगे। लेकिन उसको भी क्या है, ये भी आप फॉर्मूला हम लोगों से कॉपी कर रहे हैं। चलो अच्छा है कि हम देश के लिए कुछ ऐसे फॉर्मूले लेके आ रहे हैं जिससे कि कुछ भला हो पा रहा है। और अभी तो बहुत सारी चीजें हैं जो हम लेके आएंगे, शायद आप लोगों से भी ये उम्मीद रहेगी कि देश का भला हो। लेकिन एक चीज और है कि मैं ऐसा चाहता हूं कि जो बीजेपी को एक चीज और कॉपी करनी चाहिए कि जो हमारा टैक्स पेयर है उसके लिए भी केंद्र सरकार में शायद मोदी जी तक एक मैसेज देना चाहिए कि जो हम टैक्स पेयर, जो इतना बड़ा टैक्स पे कर रहा है पूरे देश के लिए, उसके लिए आज तक ये 9 साल में कोई फॉर्मूला नहीं लेके आए। और हमारी सरकार उसके लिए कुछ फॉर्मूला जरूर लेके आएगी ताकि टैक्स पेयर को कुछ बेनिफिट मिल सके। अरे अभी क्यों बता रहे हैं भाई, फिर लोग कॉपी कर लेंगे। प्रवीण जी बोलिए। नहीं, कॉपी करना चाहिए, लोगों के भले के लिए बता रहे हैं हम वरुण भाई। कि जो बार बार एक बात कही जा रही है कि जी दिल्ली सरकार युवा क्लासेस का एक कॉन्सेप्ट लेके आई है, हरियाणा सरकार उसको अडॉप्ट कर लेगी। भाई साहब जानते नहीं कि हरियाणा के अंदर सरकार ने पहले से अपने हमारे युवाओं के लिए अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की वो तैयारी करना चाहते हैं तो उनके लिए मुफ्त ये सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ पे सेंट्रल ऑडिट चल रही है। दूसरी बात, आपको एक और हैरानी मैं सब पूछूंगा, आप जो बोलेंगे जवाब लूंगा। अरे भाई रुक जाओ यार, रुक जाओ ज्ञानी बाबू। देखिए ऐसा है कि आईएनएलडी के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि साहब हम आए सत्ता में आएंगे 7500 रुपया पेंशन दे देंगे। चौधरी देवीलाल ने शुरू की थी 100 रुपए से, बिल्कुल ठीक बात है, 1987 में 100 रुपए से शुरू की थी। लेकिन अभी अभी विद्रोही जी ने यह कहा कि हुड्डा साहब ने 200 रुपए से बढ़ा के 1200 रुपए कर दी थी।
अगर विद्रोही जी की बात को पर ओंकार जी ने कोई टिप्पणी नहीं की, मतलब ओंकार जी ने यह स्वीकार किया कि जब हुड्डा साहब 2004 में आए थे तो हरियाणा में पेंशन 200 रुपए थी, ये स्वीकार करना ही हुआ ना, क्योंकि इन्होंने कोई बात तो कही नहीं। मतलब 1987 से लेके 2004 तक 100 रुपए से कितनी हुई, 200 रुपए, अगर विद्रोही जी की बात को मान लिया जाए। हालांकि वो गलत है, झूठ बोले विद्रोही जी। 2004 में 500 रुपए थी, हुड्डा साहब ने 1000 की थी, 1200 नहीं की। अरे गलत कह रहे हो, अगर झूठ बोलने का ठेका कैसे बात बीजेपी ने ले रखा है, भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलने का ठेका भाजपा के पास है, मेरे पास नहीं है। मैं कभी असत्य नहीं बोलता। अगर आपके पास जानकारी नहीं है तो ये मेरा दोष नहीं है। आप चिल्लाइए मत, आप चेक कर लीजिए, आप चिल्लाइए मत, बीपी बढ़ जाएगा, बीपी बढ़ जाएगा, पानी पीजिए, पानी पीजिए, आप कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं भाई किसी पे। चेक कर लीजिए, पानी देखिए बीपी बढ़ जाएगा, बीपी बढ़ जाएगा। आपने बोला झूठ, आपने कई झूठ बोले हैं। अरे विद्रोही जी क्यों परेशान हो गए? अच्छा रुकिए भाई वो कह रहे हैं 200 थी, आप कह रहे थे 500, इसको चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। मैं विद्रोही जी आपकी बात को झूठ बोल रहा है क्या? भाई चर्चा कहीं और चली गई, रुक जाइए। मैं आपको अरे विद्रोही लड़िए मत भाई, लड़िए मत, रुक जाइए। आप काउंटर कर दीजिए ना कि नहीं भाई 200 थी। भाई विद्रोही जी कह रहे हैं आपका आंकड़ा गलत है, 200 रुपए थी उस टाइम। चलिए मैं कहता हूँ विद्रोही जी पानी पीजिए, बीपी बढ़ जाएगा, पानी पीजिए। अरे पानी पीजिए भाई, साल हो गया आपका चिल्लाना यार। विद्रोही कभी झूठ नहीं बोलता, कर रहे हो आप, विद्रोही कभी झूठ नहीं बोलता, सदैव सत्य बोलता है। अच्छा चलिए रुकिए, डिटेल हो जाती है पूरी चर्चा, रुक जाइए भाई, एक बार रुकिए आप। विद्रोही जी आपके पास आऊंगा मैं, कंप्लीट करिए जल्दी से। और मैं तो कह रहा हूं, चलिए मैं विद्रोही जी के आंकड़े को सच मान लेता हूं, तो फिर ओंकार जी जवाब दे दें कि इन्होंने क्या किया था पेंशन में, मात्र 100 रुपए बढ़ाए थे 87 से लेकर 2004 तक, वो जवाब दे दें अगर विद्रोही जी का आंकड़ा सही है। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो मुफ्त प्लाट का जिक्र हो रहा है, शायद मेरे मित्र जानते नहीं है कि प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, हरियाणा के अंदर ये योजनाएं चल रही हैं जिसके तहत गरीबों को 3 लाख घर हरियाणा सरकार बना के दे चुकी है। तो इनको जानकारी नहीं है, इसलिए अपनी राजनीति कर रहे हैं। और दूसरी बात देखिए, मैंने क्या कहा, मैं केवल ये कह रहा हूं कि कांग्रेस वायदा करती है लेकिन पूरा नहीं करती, जैसे कर्नाटक में किया। अब अगर कांग्रेस आज 6000 रुपए पेंशन की बात करती है, आज 7500 रुपए पेंशन की बात आईएनएलडी करती है, तो मैंने तो सीधा सा सवाल पूछा है कि आपको जनता ने मौका दिया था सत्ता में आने का, तब आपको ये बातें क्यों नहीं याद थी? भैया आपको उस वक्त भी मौका दिया था कि आप युवाओं को नौकरी दे सके, तब भी आपने नहीं दी। आपने बंदर बाट क्यों की नौकरियों की? आपने नौकरियों में धांधली क्यों की? आपने पर्ची खर्ची क्यों चलाई? आपने अपने इन चहेतों को नौकरी क्यों लगाया? सबसे बड़ा सवाल क्या है? तकलीफ है व्यवस्था परिवर्तन, क्योंकि जो व्यवस्था वरुण जी हरियाणा में थी, जिसके लिए हरियाणा बदनाम था, भाई भतीजावाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद, जिसका मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूं, जब मनोहर जी ने उस व्यवस्था को बदला, आम आदमी तक सरकार की योजनाएं पहुंचे, ये सुनिश्चित किया, आम आदमी तक योजनाएं पहुंचाने के लिए जिस तरह से सरकार ने काम किया, उससे ज्यादा तकलीफ किनको हुई? जिन लोगों को आदत थी बंदर बांट की, जो सत्ता के नजदीक लोग थे, सत्ता के चहेते थे, केवल उनको योजनाओं का लाभ मिलता था। प्रदेश का गरीब और शोषित वंचित वर्ग को योजनाओं का लाभ नहीं मिलता था। आज उनको लाभ मिलना शुरू हुआ, जिसको वोट बैंक समझते रहे हमारे मित्र, जैसे किसान की बात कर लेते हैं। आज कह रहे हैं नहीं सर, एक मिनट, जब 3 लोग एक आदमी से सवाल पूछ रहे हो जवाब तो लेने दीजिए, ऐसे ना करें ओंकार जी। मेरा बड़ा सीधा सवाल है, जब आप सत्ता में थे, हरियाणा प्रदेश का किसान अपनी फसल को एमएसपी पे बेचने से तरसता था। बाजरा की एमएसपी कितनी थी विद्रोही जी? 1250 रुपए। आज विद्रोही जी कितनी एमएसपी है बाजरे की? आज हरियाणा प्रदेश के किसान का एक दाना एमएसपी पे सरकार खरीद रही है। यही आपकी परेशानी का कारण है, क्योंकि आपको पता है आपने किसान को वोट बैंक समझा, लेकिन इस सरकार ने सबसे बड़ी बात, आप फ्री तो देने की बात कर रहे हो, लेकिन जब आप सत्ता में थे आपने प्रदेश की आर्थिक प्रगति के लिए क्या किया था? एक भाई की सरकार थी तो प्रदेश का बजट था मात्र 2300 करोड़ रुपए आईएनएलडी के टाइम पे, और दूसरे भाई की सरकार थी तो प्रदेश का आखिरी बजट कितने का था? 38,000 करोड़ का। आज प्रदेश का बजट कितना है? लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का। आज प्रदेश की जीएसडीपी कितनी है? 10 लाख करोड़ रुपए। तो इनसे कोई ये तो पूछे कि जिस प्रदेश को अपने पीछे धकेल गए थे, आपका आर्थिक प्रबंधन ऐसा था, चलिए ठीक है, मैं आगे जवाब लेता हूं। गया था, आज आप फ्री पिच की बात कर रहे हैं। मतलब जिस प्रदेश ने आर्थिक प्रगति की पिछले 8 साल में, आप उस आर्थिक प्रगति के दम पे बातें तो बड़ी बड़ी कर रहे हैं, लेकिन जो लूट आपकी आदत बन चुकी है उसका क्या करेंगे? चलिए अब जवाब लेता हूं विद्रोही जी, की आदत का क्या करेंगे? ठीक, देखिए जहां तक बजट का सवाल है, इनके आंकड़ों के अनुसार ही हमने चौटाला जी के मुकाबले में 5 गुना बजट बढ़ाया, इन्होंने हमारे मुकाबले में 5 गुना बढ़ा दिया। ये प्रक्रिया है बजट की। एक तुलना और है, आपके टाइम में पंजाब का बजट था 50,000 करोड़ रुपए,
ज्यादा था हमसे। हमारे टाइम में पंजाब का बजट रह गया हमसे कम है। अच्छा, एक बात और विद्रोही जी, भाई नरेश शर्मा कह रहे हैं हमें कॉपी कर रहे हैं, हमें अडॉप्ट कर रहे हैं आप लोग। हाँ, मैं उनका भी जवाब दूंगा, मैं उनका भी जवाब दूंगा। नरेश शर्मा जी की क्या बात करना, जो पैदाइशी झूठे लोग हैं। कांग्रेस के जमाने में जब देश आजाद हुआ तभी से फ्री शिक्षा मिल रही है, और केजरीवाल ने तो खुद कहा है कि भाई मैंने एक जमाना फ्री बिजली का कॉन्सेप्ट तो वही लाए ना। 20 रुपए में, एक मिनट सुन तो लीजिए, IIT 20 रुपए में फीस थी, मेरे जैसा गरीब भाई पढ़ लिया। ये केजरीवाल का जवाब मैंने नहीं कहा। जब से देश आजाद हुआ है तब से मुफ्त, कांग्रेस के जमाने में अस्पतालों में इलाज होता रहा है, मुफ्त शिक्षा मिलती रही है, और बिजली का मैंने बताया हरियाणा में 50 यूनिट हम फ्री देते थे, बहुत से प्रांतों में 50 यूनिट बिजली फ्री मिलती थी। इनको कुछ जानकारी नहीं, झूठ बोलते हैं। कॉपी इन्होंने कांग्रेस की है, नकल कांग्रेस की है, और दावा कर रहे हैं कि हम हमारी नकल कर ली। अरे आपने तो, इनकी तो मैं कुछ कहता ही नहीं। ये जितने झूठे लोग हैं, पंजाब के अंदर जो हमारी कांग्रेस सरकार जो कर गई थी, जो चीजें लागू कर गई थी चुनाव से पहले, उन्हीं को लागू कर कह रहे हमने कर दिया। भाई किसका पेपर असली है बताओ मुझे, एक दूसरे पर नकल का आरोप है। नहीं, मैं कह रहा हूं झूठे लोग हैं। ठीक है, चुप करने के लिए चले विद्रोही जवाब देना चाह रहे हैं। नरेश भाई आपको जवाब देना चाह रहे हैं जी। जब मेरे मेरे को पहली बात तो भाई आपके अंदर वाली बात है ना, पहले तो अपने नरेश भाई एक मिनट रुके, नरेश भाई रुके, विद्रोही जी 30 सेकंड और लीजिए भाई। ये लोग तो कहीं 3 महीना 13 में, इनकी मैं चर्चा ही नहीं करना चाहता। मैं नहीं चाहता था कि विपक्ष के इनकी बात करूं। ये तो जमानत जब्त लोग हैं, हरियाणा के अंदर कहीं नहीं है। हरियाणा, इनको पता चल जाएगा ये हमारे मुकाबले में है ही नहीं, इसलिए इनकी किसी बात मुकाबले की नहीं है, बात है आइडिया कॉपी करने की। नहीं, झूठ बोल रहे हैं ना। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप भी तो पढ़े हैं स्कूलों के अंदर, क्या आपने फीस दी थी सरकारी स्कूलों में? आपने क्या सरकारी अस्पतालों में इलाज नहीं करवाया? क्या इलाज पैसा लगता था? दिल्ली में इन्होंने एक भी अस्पताल बनाया है क्या? सारे अस्पताल तो कांग्रेस के जमाने के बने हुए। झूठ बोल रहे हैं, और मुझे तो आश्चर्य हो रहा है। मुझे बहुत पुराने जमाने का आदमी बना दिया विद्रोही जी ने। एक तो बात ये हो गई भाई, मुझे बहुत पीछे ले गए विद्रोही जी। भाई ठीक है, जवाब ले लूं, रुकिए एक मिनट, नहीं एक मिनट, नरेश बोलेंगे। नरेश कुछ कहना चाह रहे हैं, नरेश जी बोलिए भाई। विद्रोही भाई, पहली बात तो एक पॉइंट का जवाब देता हूं। आपके पहली बात तो राज्यसभा सांसद चुनने के लिए दगाबाजी आपके नेता ही करते हैं। सबसे पहले जिनको पढ़ाई लिखाई के लिए शाही बदल देते हैं, कोई किसी को भेड़ बना देता है, तो वो पता नहीं आपके यहाँ वो स्कूल में पढ़ के नहीं आए हैं। आपके पहले प्लीज साइलेंट, आप एक मिनट सुन लीजिए। आपके शिक्षा करते हैं, शिक्षा का व्यापारीकरण सबसे पहले शिक्षा का व्यापारी आपकी सरकारों में बोला कि हमने उसको बदला, हमने व्यवस्था को बदला। हमने ये नहीं बोला कि आपका जो आप कह रहे स्कूल, हमने उन स्कूलों को जो था ना वो बहुत किया कि आपने उस स्कूल का स्तर कम कर दिया, जिसके अंदर शिक्षा के लिए बहुत बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल दिए। शिक्षा का जो वर्गीकरण कर दिया वो आपकी सरकार और किसी सरकार में नहीं हुआ। अब आपके पास और भी बहुत सारी सुन आपकी एक चीज हॉस्पिटल के लिए, आज जो बड़े बड़े हॉस्पिटल में आपकी हिस्सेदारी है वो कहाँ पे है? 50% से ज्यादा कांग्रेस नेताओं की हिस्सेदारी बड़े बड़े अस्पतालों में। लड़िए मत भाई, कुछ भी नहीं लड़िए मत भाई। ओमकार सिंह जी, आप बताइए ना, ये सियासी अखाड़ा का मूड ऐसा रहता नहीं है आमतौर पर, मैं माफी चाहता हूँ। ये प्रवीण अत्री छेड़ते हैं बात को ऐसा। ठीक है, एक मिनट, ओमकार सिंह जी रुकिए। अरे ओमकार सिंह जी की बारी है ना, फिर उनकी बारी है। ओमकार सिंह जी की बारी है भाई, उनकी बारी है, बोलने दीजिए। फिर ओमकार जी मुझे कह देंगे कि मैंने अच्छी कैप्टनसी नहीं की यहाँ से। रुक जाइए भाई, सारे रुकिए, बोलिए। चलो मैं निकालता हूँ ओमकार सिंह जी बोलिए। आज मैं इनका ये रहा साहब, देखिए विद्रोही जी, मैं रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ ना यहाँ से। मेरे सामने स्टूडियो में कोई बैठा नहीं है सर, सब अपने अपने घरों में बैठे हैं। अच्छा रुकिए भाई, छोटी गाड़ी नहीं लूंगा, छोटा बड़ा घर नहीं लूंगा, स्कूटी नहीं लूंगा, कार नहीं लूंगा। वरुण भाई, देख ले
एक बीपी की मशीन भेज दो पहले, हर बार की यही प्रॉब्लम है, की मशीन आपको भेजनी पड़ेगी विद्रोही भाई के लिए, ताकि रुकिए भाई, रुकिए विद्रोही जी, 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट रुकिए। ओंकार जी कुछ कहना चाह रहे हैं। नहीं, आप इसका स्क्रीनशॉट लो। नहीं, आप इसका सर ये एफिडेविट मेरे पास भी है, स्क्रीनशॉट भी मेरे पास है। टोकना चाहिए था। रुकिए आपने ऐसे सर, मैं क्या, अब मैं, अरे कमाल कर रहे हैं विद्रोही जी, मुझे डिबेट तो चलाने दीजिए कम से कम। ये तो मत तय करिए कौन चलाएगा डिबेट। दोनों एक दूसरे को काउंटर कर रहे हैं ना। ठीक है, ओंकार जी बोलिए भाई, रुकिए, अब ओंकार जी बोलेंगे। रुकिए भाई, सब रुक जाइए, ओंकार जी बोलिए। नहीं, इन झूठे लोगों को डिबेट में बुलवाते नहीं, हो, ओंकार जी बोलिए, लेक्चर दिलवाते हो। ओंकार जी बोलिए भाई। हर हर आदमी अपनी पार्टी का पक्ष रखने के लिए आता है सर यहाँ पे। ये तो मत तय करिए कि इस डिबेट में कौन आएगा कौन नहीं आएगा, ऐसे ना करिए। ओंकार जी बोलिए। झूठ तो ना बोले आप सर, अगर उन्होंने बोला, आपने काउंटर कर दिया, मैंने आपको रोका तो नहीं ना। तो कर दिया। बस ठीक है सर, यही होता है, प्रवक्ता को काउंटर करना होता है सामने वाले की बात को। आपने कहा विद्रोही सही कह रहा है, अब कहा है आपने जब मैंने अरे भाई, मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप, मैं नहीं कह रहा विद्रोही सही कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ काउंटर कर दीजिए आप। अगर किसी की बात आपको नहीं ठीक लग रही, आप तथ्यों के आधार पर काउंटर कर दीजिए। रुकिए भाई, ओंकार सिंह जी बोलिए, आप रुक जाइए। नरेश भाई आप भी रुकिए, अब विद्रोही जी रुक जाइए प्लीज। विद्रोही जी रुकिए, विद्रोही जी प्लीज आप रुकिए। ओंकार जी बोलिए, ओंकार जी बोलिए, समझा दो। ओंकार जी बोलिए। अच्छा रुकिए विद्रोही जी, प्लीज रुकिए। और अनावश्यक बकवास सर आपने काउंटर कर दिया ना, आपने तथ्यों के साथ काउंटर कर दिया, ठीक है। ओंकार जी बोलिए। केजरीवाल एनएससी का मेंबर बनने के लिए किस तरह तलवे चाट रहा था सोनिया। ऐसी भाषा नहीं, प्लीज ऐसी भाषा नहीं सर किसी के लिए। मुझे भी लग रहा है 2 गिलास पानी लेके बैठना पड़ेगा। ओंकार जी बोलिए भाई, ओंकार जी बोलिए। अरे नहीं ऐसे नहीं विद्रोही जी, प्लीज विद्रोही जी, अरे आप इतने सीनियर आदमी, ऐसा ना करिए। बोलिए ओंकार जी बोलिए। वरुण जी, पहले तो मैं बीजेपी के सामने पर आना चाहता हूँ जी। ये कहते हैं कि हमने इतने गुना बजट बना दिया, मैं मानता हूँ 2000 लाख बजट जो 2023 का 1,83,950 करोड़ का बजट है, लेकिन ध्यान से सुनना वरुण जी, उस 1,83,950 में 65,000 करोड़ कर्ज की वापसी है और 34,290 करोड़ ब्याज है। हमारे पंजाबी में कहावत है, गाड़ी से ऊंचे लगी। इन्होंने इतना कब्जा चला दिया। इनसे ये पूछिए कि कौन सा ऐसा काम किया जब इन्होंने सत्ता की मांगी थी। कांग्रेस ने 7,000 करोड़ का कर्ज इनको मुआवजे में दिया था, आज 4 लाख करोड़ के कर्ज हो चुके हैं। इनसे ये पूछिए कि ये कर्ज किस चीज का है, ये पैसा कहाँ गया, ये इन लोगों की पेट में गया। और दूसरी बात, हमारे में कहावत है, कर्ज का पैसा लेके देशी की भी पीना चाहिए, अपनी कमाई करके देशी की पीना चाहिए। ये कर्ज का पैसा लेके देशी की पीने वाले लोग अब इनको नीचे क्यों लग रही है। सुनिए, आपको 10 साल हो गए और जो आपने कहा था, मोदी जी ने कहा था 100 करोड़ रोजगार, उन्होंने कहा था 19 तो छोड़ो, कोरोना काल की पैसेंजर ट्रेन आज भी बंद पड़ी है। इन्होंने कहा था पूरा भारत की नदियां जोड़ देंगे, नदियां जोड़ने को छूट, कहा इन्होंने नाले तक नहीं जोड़े, नाले भी तोड़ दिए। इन्होंने कहा था गंगा साफ करेंगे, गंगा साफ तो नहीं हुई, पूरा वापिस डाल देंगे। प्रदेश के मामले में हुआ था, क्या वैसे चर्चा इधर से उधर चली गई। मैं बिल्कुल मेरा समय खराब हुआ है सर, बताइए मैं क्या कर सकता हूँ उसमें, बताइए मैं क्या कर सकता हूँ उसमें। आपको अगर मेरे प्रयासों में कमी लगी तो बताइए, मेरे को मैं इस डिबेट को कंटिन्यू कर लूंगा। चलिए वादा करता हूँ, मैं फिर सियासी अखाड़ा में चर्चा को आगे ले आऊंगा। एक बात मैं कहना चाहूंगा, एक बात मैं अपने आम प्रवक्ता के साथी से पूछना चाहूंगा। ये एक बात बता दें कि हरियाणा की जनता इनको वोट क्यों देगी। पहली बात, इनसे इनको क्या पूछ लो, क्या पंजाब से पानी नोटों क्या वाला, दिल्ली में तुम्हारी सरकार, पंजाब में तुम्हारी सरकार, अगर हमारे को हरियाणा में पानी ला देंगे तो आम आदमी पार्टी को मैं भी समर्थन करूंगा। पानी तो मेरा इसमें लगेगा, जो पंजाब में कहते हैं वो तो पानी नहीं दूंगा, हरियाणा में आते कहते हैं पानी देंगे, केजरीवाल जी कहते हैं। नरेश भाई आपके 30 सेकंड रह गए, आप बोलिए। भाई ये तो वरुण जी, मैं भी 30 सेकंड बोल लूं अगर आप मैं दे दूंगा सर, मैं दूंगा 30 सेकंड। नरेश जी बोलिए, जल्दी से बोलिए। नरेश जी बोलिए भाई, वो रह गए थे। बीजेपी सरकार ने, बीजेपी ने पहली बार तो आप ये देखिए कि हरियाणा प्रदेश को बेरोजगारी में नंबर 1, वो सारे आंकड़े बोलते हैं। दूसरा आपने देखा कि बेरोजगारी में नंबर 1,
कर्जे के अंदर नंबर 1 हरियाणा सबसे पहले, जो जितना कर्जा पहली बात हमारे पहले 60 साल के अंदर लिया गया वो शायद बीजेपी ने अभी अपने 9 साल के अंदर ले लिया है। तो कर्ज इतना हमारे पहले भी बोला मैंने कि अपने बच्चे भी हमारे जो है ना कर्जदार कर दिए बीजेपी सरकार ने। और दिल्ली और पंजाब के अंदर आपने देखा कि हम उस सरकारों के अंदर कभी जो हमने कमिटमेंट किए उसको पूरा कर रहे हैं, लेकिन प्रॉफिट के अंदर जा रही है हमारी सरकारें, लेकिन यहाँ पे कर्जा लेके देश और राज्य को चला रहे हैं। ठीक है, 30 सेकंड पर भी जल्दी से। देखिए, ऐसा ओंकार जी ने एक सवाल पूछा कि ये बता दे भारतीय जनता पार्टी को वोट क्यों दे। पहली बात, बिना पर्ची बिना खर्ची योग्यता अनुसार प्रदेश के युवाओं को नौकरी दी इस सरकार ने। किसानों के हित में योजनाएं लाके किसानों की खेती को जोखिम फ्री किया इस सरकार ने। विकास के पथ पे जिस तरह से हरियाणा की तरक्की हुई, 10 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की जीएसडीपी हो गई, 2,94,000 करोड़, 2,94,000 जिस तरह से हरियाणा स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू की इस सरकार ने। इस पर अलग से चर्चा करेंगे प्रवीण जी, समय भी 30 सेकंड से बाहर जाएगा। इस पर अलग से चर्चा करेंगे जल्दी से प्रवीण जी, अंत में सिर्फ 20 सेकंड है, जल्दी से बोलिए। बोरे भर भर कर नौकरियां मिल रही हैं, 30 भ्रष्टाचार की एसआईटी गठित हो रही है, आज तक कोई जांच नहीं हो रही। हालत ये है कि गांव में घुस नहीं पाते, इतनी जश्नों सरकार है, मुख्यमंत्री के जनसंवाद कार्यक्रम में उनके दम भूल गए और 2024। चलिए सर, समय एक्सीड हो गया, मैं माफी चाहता हूँ। सियासी अखाड़ा में आज दंगल बहुत तगड़ा सा जम गया। आप 4 मेहमान जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बात हो रही थी वादों की, दावों की। देखना है हरियाणा की जनता क्या कुछ तय करती है। रुकने कुछ देर के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।